हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। और हम इस वैदिक मंत्र से आज हमारे हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण और जानने योग्य, समझने योग्य और प्रत्येक परीक्षाओं के लिए और परीक्षाओं से भी यदि मैं आगे बात करूं तो हिंदी की आत्मा है संधि, तो उस बिंदु पर आज हम बात करने वाले हैं। मित्रों, मैंने आपको हिंदी व्याकरण माला में जो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम हमारा चल रहा है उसमें हिंदी का जो द्वितीय भाग था उसमें आप देखिएगा, शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि द्वितीय भाग ही है वो, द्वितीय भाग में या प्रथम भाग में यहां पर आप देखिएगा, इसमें मैंने आपको बताया था कि पूरी हिंदी व्याकरण को मैंने दो भागों में बांटा था। एक तो हिंदी का व्युत्पत्ति पक्ष, मानी व्युत्पत्ति पक्ष का मतलब क्या हुआ, जिससे शब्दों का निर्माण होता है, जिससे शब्द व्युत्पन्न होते हैं, जिससे नवीन शब्दों का निर्माण होता है। और उसके अंदर हमने चार चीजें आपको बताई थी कि हिंदी भाषा में नए शब्दों का जो निर्माण करने वाले हैं वो चार चीजें हैं। मैंने आपको बताया था कि एक तो उपसर्ग है, एक यहां पर प्रत्यय हमने लिया था, और एक जो है बाद में हमने समास लिखा था। इसकी पूरी प्रक्रिया वहां पर समझाई हुई है। मैं आज आपका यहां पर समय खराब नहीं करना चाह रहा, लेकिन कोई विद्यार्थी यदि साक्षात यदि डायरेक्ट इसी प्रकरण पर आया है तो उसको मैं समझा देता हूं कि संधि जो है वो व्याकरण के व्युत्पत्ति पक्ष से जुड़ा हुआ बिंदु है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है शब्दों को निर्माण करने वाली जो प्रक्रिया है उससे ये जुड़ा हुआ है। और शब्दों को निर्माण करने वाले हिंदी में चार हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि में। तो आज हम इसी शब्द व्युत्पत्ति पक्ष से जुड़े हुए संधि प्रकरण की बात हम करने जा रहे हैं। चलिए मित्रों, तो पहले तो आपने ये सीख लिया कि संधि जो है वो कहां से जुड़ा है, क्या उपाधि देता है कि ये शब्दों की व्युत्पत्ति मानी नए शब्दों का निर्माण जो है वो हम संधि से करते हैं। दो जगह अलग अलग शब्द थे, उन शब्दों को जब हमने जोड़ दिया, हालांकि शब्दों को जोड़ना समास है, यहां पर तो वर्ण जुड़ते हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा ये जो मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां पर उन दोनों को जब हमने पास लिया है तो वह संधि हो गई। तो ये शब्द व्युत्पत्ति पक्ष से जुड़ा हुआ है। मित्रों, ये जो संधि शब्द है, इस संधि शब्द में देखिएगा सम उपसर्ग है और संस्कृत की दृष्टि से एक धातु है धा और तिप प्रत्यय है, लेकिन यहां पर हम सीधा लिख रहा हूं मैं, हिंदी में हम धा नहीं मानते हैं, धी को ही मानते हैं। तो संधि का संधि विच्छेद जो है वो है सम और धी। मित्रों, सम का मतलब होता है सम उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, भली भांति। और धी का अर्थ होता है धारण करना, या धी जो है बुद्धि को भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सम्यक बुद्धि है, जिसमें सम्यक रूप से जिसको धारण किया जाता है वह संधि है। मित्रों, ये जो संधि शब्द है इसका यदि मैं शब्दकोश से अर्थ देखता हूं तो इसका अर्थ होता है मेल या मिलाप या फिर जोड़। ये आज की जो कक्षा है इसमें मैं आपको जो है थोड़ा सा संधि के बारे में बता दूं, ताकि बहुत आगे आने वाली जो संधि से संबंधित जो व्याख्यान होंगे उसको आपको समझने में सरलता होगी। तो मेल होता है, मिलाप होता है, या जोड़ना होता है, या जुड़ाव होता है। तो संधि के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जुड़ाव वैसे भाववाचक शब्द है, जोड़, जुड़ाव, इस प्रकार से संधि का अर्थ हम यूं कह सकते हैं कि मिलन भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि संधि के ये जो अर्थ मैंने आपको बताए, बोलो कौन कौन से, मेल, मिलाप, जुड़ाव, जोड़ना या मिलन, ये आखिर होता कहां है। तो ये मित्रों, इसके लिए एक शब्द मैं आज आपको दे रहा हूं। आज ये संधि की पहली कक्षा है और इसमें ये हमेशा मैं आपको बोलूंगा कि संधि में ये जुड़ाव या मिलाप या मिलन ये जो है ये हमेशा दो निर्दिष्ट वर्णों में होता है। कहां पर होता है बोलो, दो निर्दिष्ट वर्णों में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये दो निर्दिष्ट वर्ण क्या चीज है, निर्दिष्ट का अर्थ क्या है। तो निर्दिष्ट का अर्थ संधि के क्षेत्र में यह है कि संधि
जब संधि होगी तो संधि में हमें ये जानना चाहिए कि कोई एक चीज जो है, कोई एक वस्तु है, वो स्वयं से नहीं जुड़ सकती। संधि में कम से कम दो चीजें होनी चाहिए, जिसको हम, एक को हम कहते हैं पूर्व पद और एक को हम कहते हैं उत्तर पद। देखो, एक को हम कहते हैं पूर्व पद और दूसरे को हम कहते हैं उत्तर पद, क्योंकि जब कभी भी संधि की बात करूंगा तो संधि में एक चीज नहीं हो सकती, संधि में हमेशा ही दो चीजें होती है। और ये दो चीजें जो है उसको मैं क्या बोलता हूं, एक को पूर्व पद बोलता हूं, दूसरे को उत्तर पद बोलता हूं। देखिए, ये पूर्व पद और उत्तर पद ये दो पद है और यही दो निर्दिष्ट वर्ण कहलाते हैं। तो संधि में होता क्या है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, देखो लिखिएगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण। पूर्व पद को हम प्रथम पद भी कह सकते हैं और पहला पद भी कह सकते हैं। इसको हम दूसरा पद, द्वितीय पद भी कह सकते हैं। उत्तर पद का दूसरा नाम द्वितीय पद भी हो सकता है और इसको हम दूसरा पद भी कह सकते हैं। तो ये तीन चीजें ध्यान रखना इस पद को लेकर के। ये बहुत सामान्य चीज है, लेकिन ये जाननी होगी, तभी हम आगे संधि की तरफ बढ़ेंगे। मैंने आपको ये बताया कि संधि शब्द सम और धी से बना है। इसका अर्थ जो है मेल मिलाप, जोड़ना, जुड़ाव या मिलन होता है। और किसका मिलन होता है, तब कहते हैं कि दो निर्दिष्ट वर्णों का मिलन होता है। ये दो निर्दिष्ट वर्ण कहां होते हैं, पूर्व पद का तो अंतिम वर्ण होता है और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। यहां हमें एक बार रुकना होगा। ये जो है दो पद हो गए और ये दो पद जो है ये दो निर्दिष्ट वर्ण है। तो जब मैं आपको निर्दिष्ट वर्ण की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो संधि में पहला पद है उसका तो अंतिम वर्ण, हम कोई भी एक जो है पद ले लेते हैं। देखो, हमने एक बहुत सरल शब्द की बात करेंगे इस कक्षा में। मैंने एक लिया देव। ये देव जो है ये क्या कहलाएगा, बोलो, पूर्व पद है। और पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, बोलो, व। दिखाई दे रहा है लेकिन ये व नहीं है, ये व नहीं है। व में क्या है, बोलो, अ। ये व एक अक्षर है और इस अक्षर में व ध्वनि है और व व्यंजन है और अ स्वर है। इस व और अ को जब मैं जोड़ देता हूं तब क्या बनता है, व बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया, इसमें अ हो गया। तो ये बात समझनी चाहिए। इसी प्रकार यदि मैंने आपको यहां पर ऐसा कहा होता कि भाई, जैसे मैंने कहा ईश, तो ईश शब्द में प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, अ है। इसी प्रकार से आगे हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि पूर्व पद ये पहला पद है और पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, तो पहले पद का अंतिम वर्ण यहां पर क्या होगा, बोलो, ई। यदि मैंने सु बोला लिखा होता और मैंने आपको कहा ये सु है और इधर आगत है, ये पहला पद है माने पूर्व पद है और ये आगत जो है वो, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, अंतिम पद। अंतिम पद भी बोल सकता हूं, उत्तर पद भी बोल सकता हूं, द्वितीय पद भी बोल सकता हूं, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यहां पर देखो, ये स में उ है। अब ये प्रथम पद क्या है, सु, दूसरा पद क्या है, आगत, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, उ। तो संधि में जो दो निर्दिष्ट वर्ण होते हैं उसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण इस प्रकार से हमें डिसाइड करना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कह दिया जगत, और जगत में हलंत है। अब बताओ, इसमें आपको सोचना है कि जगत जो शब्द है उसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, जिसको मैंने पूर्व पद कहा वही प्रथम पद है। इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, तो यहां पर अ नहीं है क्योंकि ये हलंत हो गया है, तो ये त है अंत में। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ये पहला पद थे ये जितने भी लिखे, और उसका अंतिम वर्ण जैसे श में अ अंतिम है, देव में अ है, अधि में ई है, सु में उ है, आगत जगत में त है। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया पितृ शब्द लिख दिया, तो पितृ शब्द में पूर्व पद का अंतिम वर्ण आपसे पूछे तो क्या हो गया, री हो गया। ये ध्यान रखिएगा, दो निर्दिष्ट वर्ण। ये भी ध्यान रखें, ये जो कक्षा में आज मैंने जो संधि शुरू करी है, मैंने जीवन में कम से कम 500 बार संधि पढ़ा दी है, लेकिन मैं फिर से आज उस संधि की वर्णमाला पढ़ा रहा हूं। मैं आपको संधि का क सिखा रहा हूं शुरुआत से। जो विद्यार्थी इससे आगे का ज्ञान रखते हैं वो इसके भाग 2 से शुरू कर दें, क्योंकि आज जो है ये एक सामान्य परिचय की हम बात करते हैं। हो सकता है कोई मेरा ऐसा विद्यार्थी हो जो प्रथम बार इसको देख रहा हो,
तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण, याद यही रखना है कि दो निर्दिष्ट वर्ण और पूर्व पद का अंतिम वर्ण कैसे निकालना है, ये आपको आगे जब तक संधि चलेगी तब तक मैं जब भी कहूं पूर्व पद का अंतिम वर्ण तो आप निकाल सकते हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। मित्रों, एक शब्द जैसे मैंने आपको लिखा यशः, अब मैंने आपको कहा कि पूर्व पद, पहला पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, तो यहां पर ये क्या है बोलो, ये ऊपर और नीचे जो दो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं अपन, विसर्ग। तो संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण या तो स्वर हो सकता है, या तो फिर ये जगत वाला मानी व्यंजन हो सकता है, और या फिर विसर्ग हो सकता है। और हमारी भाषा में तीन ही प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, और अयोगवाह में हम विसर्ग को जोड़ते हैं। चलो, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। अब मैंने जैसे कहा एक शब्द है देव और एक शब्द है मेरे पास ईश, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। अब सवाल ये उठती है कि ये दो निर्दिष्ट वर्ण की जो बात चल रही है उसमें क्या है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। ये पहला पद है, ये अंतिम पद है, इसमें ध्यान क्या रखना है, संधि कहां होती है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, अंतिम पद के प्रथम वर्ण में। तो अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है बोलो, ई है। अ और ई मिलकर के ए बन जाता है। ये क्यों बन जाता है आज मैं भी नहीं जानता हूं, यूं मान लीजिएगा। और ये शब्द क्या बनेगा बोलो, देवेश। तो संधि जो हुई वो किस में हुई, पूर्व पद का अंतिम वर्ण मानी व वाला अ और अंतिम पद का ईश बने ई, प्रथम पद का ये ई था। इसी तरह से जैसे मैंने आपसे कहा अधि और आपक, तो यहां पर ये रटना नहीं है, अ लिखूंगा, ध ई का यह कर दूंगा। अब कैसे हुआ अभी छोड़ दो, अध्यापक, सु और आगत से स्वागत बनता है। संधि कहां होती है आज ये सीख लो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण उ है, अंतिम पद का प्रथम वर्ण आ, मानी उ और आ मिलेंगे तब उसमें कुछ परिवर्तन होने वाला है, ये संधि है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा जगत और नाथ, अब मैं आपसे यदि पूछ लूं कि संधि कहां हो रही है, तो यहां पर त में और न में संधि हो रही है। अब सवाल ये आ जाएगा फिर कि त और न में जब संधि होती है तो त का क्या बनता है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदल जाता है और न बन जाता है, शब्द बन जाता है जगन्नाथ। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, ये दो निर्दिष्ट वर्ण कहलाते हैं। मेरा जो अभी ये 5-10 मिनट का जो सत्र था उसके अंदर मैं यदि सफल हुआ हूं तो आप लोग सीख गए होंगे कि दो निर्दिष्ट वर्ण का मतलब क्या है। संधि के क्षेत्र में दो निर्दिष्ट वर्ण का मतलब हमेशा ही होता है पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, ये दो निर्दिष्ट वर्ण। अब आगे से जब कभी भी मैं दो निर्दिष्ट वर्ण आपको बोलूं किसी भी खंड में, संधि के कम से कम 15 से 20 भाग चलेंगे, उनमें जो भी मैं बोलूंगा दो निर्दिष्ट वर्ण बोलूंगा तो इसमें हमेशा आपको यही ध्यान रखना है कि पूर्व पद का तो अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या होता है, कुछ यूं मिले, कुछ यूं मिले, यूं मिले, लिखिएगा कि मिलने से उन दोनों वर्णों के मध्य कोई विकार उत्पन्न हो, कोई विकार उत्पन्न हो जाए, उसे हम संधि कहते हैं। देखिए, जब भी इस संसार में कोई भी दो पदार्थ, कोई भी दो विचार, कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो भाव जब भी मिलते हैं तो कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होता है। देखो, ये विकार कह दो, परिवर्तन कह दो, बदलाव कह दो, एक ही बात है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण कुछ यूं मिले कि मिलने से उन दोनों वर्णों के मध्य कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार का मतलब क्या हो सकता है, विकार को हम कहते हैं बदलाव, बदलाव कह सकते हैं, परिवर्तन कह सकते हैं, कुछ न कुछ उसमें जो चेंज हो रहा है। क्योंकि दो वर्ण जब मिले, जैसे मैंने आपको कहा कि त और न, जैसे जगत और नाथ मिला, जगत और नाथ मिला, तो त और न जब ये दो वर्ण मिले तो त और न दो मिलने से ये दोनों ही जगन्नाथ बन गए। मानी न तो था ही, त का भी न बन गया तो ये जगन्नाथ शब्द बना। उन दोनों वर्णों के मध्य कोई विकार उत्पन्न हो जाए, वही संधि है। अब मित्रों, यहां से शुरुआत करता हूं मैं वास्तविक संधि की,
यहां पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि संसार में जब भी कोई दो वस्तुएं मिलती हैं, जब भी कोई दो विचार मिलते हैं, तो कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। हम शाम को हमारे पास जो है दुग्ध होता है, जिसे हम दूध कहते हैं, दही जिसे हम दही कहते हैं। दुग्ध होता है, उसमें थोड़ा सा हम दही डालते हैं और सुबह जब देखते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाता है और वो दुग्ध का ही दही बन जाता है। यदि दही उसमें नहीं मिलता तो दुग्ध का दही नहीं बन सकता था। ठीक वैसे ही जब भी दो निर्दिष्ट वर्ण मानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण जब बदलता है, मिलता है, तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। और ये विकार जो है, इस विकार को समझना बहुत आवश्यक है। ये विकार जो है हिंदी के संधि क्षेत्र में 3 तरह का होता है मित्रों। एक तो होता है आदेश, एक होता है विकार जिसे हम बोलते हैं आगम, और एक संधि में होने वाला जो विकार है उसको हम लोप नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रकार का हो गया। अब आपसे आज के बाद में कोई भी पूछे कि विकार कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, आदेश, आगम और लोप। विकार 3 प्रकार का हो गया, आदेश, आगम और लोप। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो निर्दिष्ट वर्ण जब मिलते हैं तब उसमें विकार होता है, जिसे विकार हो सकता है, आदेश हो सकता है, आगम हो सकता है, लोप हो सकता है। इस विकार, आदेश, आगम और लोप को ही हम संधि कहते हैं। केवल विकार होने का नाम संधि नहीं है, केवल आदेश को संधि नहीं कहते, केवल लोप को संधि नहीं कहते। संधि के क्षेत्र में जब हम परिभाषा जब आप पढ़ते हो तो पुस्तकों में लिखा है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण मिलने से उनके मध्य होने वाला विकार को संधि कहते हैं। ये परिभाषा तो मैंने भी लिखी है, लेकिन ये विकार जो शब्द है उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। विकार का मतलब है आदेश हो जाना, आगम हो जाना, लोप हो जाना। मैं एक एक उदाहरण देता हूं, फिर इसकी तरफ चलेंगे। चलिए मित्रों, आदेश का मतलब क्या होता है? यह आदेश जो है ना वो शत्रु की तरह होता है। आदेश में क्या होता है कि ये जो दो निर्दिष्ट वर्ण मानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण जब मिलते हैं तो उनमें से मिलने से पहला वर्ण जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो ये शत्रु की भांति होता है, मानी पूरी तरह से बदल जाना, पूरी तरह से बदल जाना। ये जो है पूरी तरह से बदल जाना, इस प्रकार का जो है उसको हम क्या बोलते हैं? आदेश बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसका अर्थ होता है पूरी तरह से बदल जाना। पूरी तरह से बदल जाने का मतलब क्या है मित्रों? मैं एक शब्द लिख रहा हूं, देखिए पूरी तरह से बदलने का मतलब जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया, एक शब्द है उद और एक शब्द है मेरे पास श्वसन। मित्रों उद और श्वसन ये 2 शब्द हैं। देखिए 2 निर्दिष्ट वर्ण कौन कौन से हैं पहले ये डिसाइड करें। तो निर्दिष्ट वर्ण द में क्योंकि हलंत लगा हुआ है इसलिए स्वर तो है ही नहीं, इसलिए द है। और आगे श्वसन ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद का प्रथम वर्ण निर्दिष्ट वर्ण का मतलब क्या है? पूर्व पद का तो अंतिम वर्ण, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण द है और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है? तो श। तो ये 2 निर्दिष्ट वर्ण हो गए, ये आपको समझ में आया होगा, श। अब ये द और श जब मिला तब क्या हुआ? पूरी तरह से कैसे बदला कि द का तो च बन गया। अब ये कैसे बनेगा ये जब हम आगे व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आज हम परिभाषाओं की बात कर रहे हैं। द का तो च बन गया और श जो है उसका छ बन गया। अब ये छ देखो हलंत कैसे करोगे? तो आप हलंत ऐसे करोगे, क्योंकि श स्वर रहित है तो छ भी स्वर रहित करना पड़ेगा। यदि श पूरा होता तो छ भी पूरा करते। जो यदि ये श हलंत है तो ये छ भी हलंत होगा और हलंत छ इस तरह से लिखेंगे हम। तो ये उद च द का च बना, श का छ बना और ये शब्द क्या बना? बोलो उच्छ्वसन। क्या शब्द बना? उच्छ्वसन। तो ये पूरी तरह से जो बदल जाता है माने कि शत्रु की भांति है ये, या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। ये जो चीजें हैं आदेश का मतलब जो है विकार में जो आदेश है वो पूरी तरह से बदल जाता है। मित्रों संधि में जो केवल यह कहा जाता है कि 2 वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, ये पूर्ण परिभाषा नहीं है। आपको ये कहना है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण कुछ यूं मिले कि उन दोनों वर्णों के मिलने से उन दोनों वर्णों के मध्य कोई विकार यानी आदेश हो जाए, कोई आगम हो जाए या लोप हो जाए, तो उसे हमें संधि कहना चाहिए। वो पूरी परिभाषा मैंने जानबूझ के नहीं लिखी है क्योंकि पहली क्लास है और मैंने कहा मैं इन कक्षाओं में उन विद्यार्थियों को जो है मेरा वो समूह, टारगेट समूह वो है जो सीखना चाहते हैं, जो उसका पूरा ककहरा सीखना चाहते हैं। विद्वानों के लिए कदाचित हो सकता है ये कक्षाएं न हो,
तो देखिएगा पूरी तरह से बदल जाना। अब आगम जो है वो कैसे होता है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये मित्र की भांति होता है। आगम मित्र की भांति होता है, आदेश जो है वो शत्रु की भांति होता है। चलो इसको हम सीखते हैं। देखो ये एक बेंच है और आप कहीं रेलवे स्टेशन में बैठे हैं और यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है और दूसरे का नाम सी है। मैं अब इसको ऐसे कह सकता हूं ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, ये अंतिम पद का प्रथम वर्ण है। आगम का मतलब क्या होता है, जैसे आदेश का मतलब है पूरी तरह से बदल जाना, वैसे आगम का मतलब है दोनों वर्णों के मध्य, दोनों वर्णों के मध्य, लिखिएगा दोनों वर्णों के मध्य किसी नए वर्ण का जुड़ जाना, किसी नए वर्ण का जुड़ जाना। अब केवल बदलना ही संधि नहीं है, केवल विकार ही संधि नहीं है, केवल बदलाव ही संधि नहीं है, इन तीनों से अतिरिक्त जो चीज है, दोनों वर्णों के मध्य आगम, कोई वर्ण नया आ जाता है, वो भी संधि है। जैसे दो राजा मिलते हैं, दो राजा मिलकर के किसी एक छोटे राजा को भी अपने साथ ले लेते हैं, वो भी संधि है। तो मित्रों मैंने कहा कि एक बेंच थी जिसपे एक ए बैठा था और एक सी बैठा था और ये किसी रेलगाड़ी का प्रतीक्षा कर रहे थे। उस रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करते करते एक इधर से एक कोई बालक आ रहा था, उसका नाम बी था। संयोग से ये अ और सी 8th क्लास में जब थे, उनके साथ ही एक बालक था जिसका नाम बी था। अब इन दोनों ने क्या किया, दोनों उठे और दोनों उठ करके क्या किया, ये बहुत दिनों बाद में मिला था इनको और अपने बीच में बिठा लिया। बीच में बिठा लिया का मतलब यह है कि नहीं तो अ में कुछ बदलाव आया, नहीं तो सी में कुछ बदलाव आया, अपितु यहां पर कोई नया वर्ण जुड़ गया, आगम हो गया। मानी दोनों वर्णों के मध्य, ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, इनके मध्य कोई नया वर्ण जुड़ गया। कैसे जुड़ गया अभी बात करता हूं। चलो जैसे मैंने एक शब्द लिखा, स्व शब्द है और एक शब्द है मेरे पास छंद, ये दो पद है मेरे पास। अब इसका नियम क्या है ये मैं अभी बताने वाला हूं आगे, लेकिन इसके बीच में स्व और छंद को जब जोड़ते हैं तब बीच में ये च जुड़ जाता है और ये शब्द क्या बनता है, बोलो स्वछंद। आपसे जो स्वछंद का संधि छेद पूछे तो क्या होगा, स्व और छंद, और इसके बीच में क्या आया, च। क्यों आया, इसके लिए नियम है। क्या नियम है अभी बताने वाले हैं। लेकिन दोनों वर्णों के मध्य, दोनों वर्ण कौन था, व वाला अ और छंद वाला आरंभिक छ, ये अ और छ मिला तो बीच में च जुड़ गया, यही आगम है। आगम शत्रु की भांति नहीं, मित्र की भांति होता है। नहीं तो व को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई, नहीं छ को कोई परेशानी हुई, बीच में च जुड़ गया, यही आगम है। तो मित्रों लोप का मतलब क्या है, लोप का मतलब है किसी वर्ण का लोप हो जाना, किसी वर्ण का लोप हो जाना, ये जो है मानी हट जाना, किसी वर्ण का हट जाना, पूरी तरह से हट जाता है। जैसे कैसे, एक शब्द बताता हूं, जैसे एक शब्द है पक्षिण और एक शब्द है राज। अब पक्षिण और राज को जब जोड़ेंगे तो न बिल्कुल हट जाता है, अपनी दादी के घर चला जाता है और ये शब्द क्या बनता है, बोलो पक्षी राज। इस तरह से ये शब्द बन जाता है, मानी न पूरी तरह से अपना मार्ग बदल लेता है। और यही जो है इसको हम क्या बोलते हैं, लोप बोलते हैं। तो केवल क्या हुआ कि पक्षी और राज ये दो पद जुड़े, तब न का लोप हो गया और ये पक्षी राज हो गया। इस तरह से हमें जानना चाहिए। अब संधि की संपूर्ण परिभाषा ये हो गई कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण जब दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने से बने विकार, उनके मध्य, उन दोनों वर्णों के मध्य जो विकार हो रहा है, जो आदेश हो रहा है, आगम और लोप जो होता है, उसका नाम संधि है। केवल विकार का नाम संधि नहीं कहना चाहिए। ये एक परिभाषा थी, इस परिभाषा पर हम बात कर रहे थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तुरंत और मैं इसको मिटाता हूं। आगे हम आदेश की बात कर चुके हैं, आगम की बात हम करेंगे, तो उसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए, आगम क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि दो वर्ण जब जुड़ते हैं आपस में, तो जुड़ने से उन दोनों वर्णों के मध्य, कौन से दोनों वर्ण, जो दो निर्दिष्ट वर्ण हैं, जिसको मैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण कह रहा हूं, वो जो है उनके मध्य कोई नया वर्ण आ जाता है, नया वर्ण जुड़ जाता है, वही आदेश, वही जो है आगम है। हिंदी व्याकरण में, पूरी हिंदी व्याकरण में 3 तरह से आगम होते हैं। उसको हमें जो है किस प्रकार से समझना है उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। और वो ये रहा मित्रों, एक आगम जो है
उसको हम बोलते हैं चागम। चागम का मतलब है दोनों वर्णों के मध्य जिसमें च का आगम हो जाता है वह चागम है। आगम का मतलब मैं बता चुका हूं, दोनों वर्णों के मध्य कोई नया वर्ण जुड़ जाता है। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं शागम। शागम का मतलब है जिसमें श का आगम हो जाता है, मानी दोनों वर्णों के मध्य श जुड़ जाता है तो वह श का आगम है। और एक तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं सागम। सागम का मतलब है दोनों जो निर्दिष्ट वर्ण है उनके मध्य स का आगम, मानी दोनों वर्णों के मध्य प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद के प्रथम वर्ण के मध्य जब च का आगम होता है तो उसको हम चागम व्यंजन संधि बोलते हैं, जब श का आगम होता है तो शागम व्यंजन संधि बोलते हैं, और जब स का आगम होता है तो उसको हम सागम व्यंजन संधि बोलते हैं। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अब इनका नियम क्या है? पूरी हिंदी व्याकरण में तीन वर्णों का आगम होता है, ध्यान रखना। पूरी हिंदी व्याकरण में या तो च का आगम होगा, या श का आगम होगा, या स का आगम होगा। इन तीन के अलावा किसी वर्ण का आगम नहीं होता। मैं अभी केवल परिभाषा की बातें कर रहा हूं। इसमें पहला हम ये पढ़ते हैं कि चागम का मतलब क्या है। मैंने आपको बता दिया चागम का मतलब चागम होता है। इस पहले का नियम क्या है? चागम कब होता है? च की अपनी इच्छा से तो च का जुड़ाव होता नहीं है, तो आखिर च का आगम होता कब है? इस बात को हमें समझने के लिए नियम समझना पड़ेगा। और हिंदी व्याकरण में एक नियम है कि प्रथम पद का, लिखिएगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, कोई स्वर हो। अब कोई स्वर हो कैसे? देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि स्व ये प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? किसा अंतिम वर्ण जो है इसका अ है। इसी तरह से स्व है, जैसे मैंने कहा परि है, जैसे मैंने कहा वी है, जैसे मैंने कहा मातृ है। तो इन सभी में यहां पर अ है, यहां पर देखो ई है, ई है, री है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, छ हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, अंतिम पद का प्रथम वर्ण छ हो, तो स्वर तथा छ के बीच में च जुड़ जाता है। जुड़ जाने का मतलब आगम हो जाता है, जुड़ जाता है, और इसी का नाम चागम व्यंजन संधि है। मित्रों, इस नियम को यदि आप थोड़ा सरलता से लिखो तो ऐसे लिख लो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, याद रखने के लिए, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई ऐसा हो जिसके आरंभ में छ आया हो। तो स्वर का योग जब छ से होता है तो इस स्वर और छ के यहां पर ये बीच में जो है वो च आ जाता है। ह्रस्व जो जिसको हलंत च कहते हैं वो आएगा, ये ध्यान रखना, जिसको आपकी भाषा में आप आधा कहते हैं। तो स्वर और स के बीच में च जुड़ जाता है, वही चागम है। मैं कुछ शब्द ले रहा हूं, जैसे स्व और आगे मैंने लिया छंद। देखिए, स्व और छंद। इसी तरह से मैंने आपसे एक शब्द लिया परि और एक शब्द लिया छंद, एक शब्द लिया वी और एक शब्द लिया छेद, एक मातृ शब्द लिया, एक छाया लिया, एक मैंने लिया लक्ष्मी और एक शब्द लिया मैंने छाया, एक मैंने लिया धात्री शब्द और एक मैंने लिया छवि, एक जो है इसी तरह से मैंने एक शब्द लिया रद और एक शब्द लिया छेद, एक मैंने शब्द लिया दंत और एक शब्द लिया मैंने छेद, एक शब्द एक है और एक इधर छत्र है, एक छत्र है, और इसी तरह से एक शब्द है मेरे पास चंद्र, एक शब्द है हमारे पास छवि, एक शब्द हमारे पास आ है और एक शब्द है हमारे पास छादन, एक जो है शब्द तरु है और एक शब्द है छाया, एक शब्द वृक्ष है और एक शब्द है छाया, एक शब्द है हमारे पास प्र और एक शब्द है हमारे पास छंद। यहां बीच में आप प्लस
सोच ले कि रद प्लस छेद, दंत प्लस छेद, एक प्लस छत्र, चंद्र प्लस छवि, आ प्लस छादन, तरु प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, प्र प्लस छन। इसी तरह से एक हमारे पास शब्द है अनु, अनु उपसर्ग है, और एक छेद मूल शब्द है अनुच्छेद। इस प्रकार से शब्द है। मित्रों, ये जितने भी शब्द हैं, आइए क्या इस नियम की परिधि में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो हमारा नियम यह है, हम आगम पढ़ रहे हैं। संधि के मैंने 4 अर्थ आपको बताए। पहला विकार है, फिर आदेश है, फिर आगम है और फिर लोप है। तो हम आगम की बात कर रहे हैं। आगम 3 स्थानों पर होता है। जब च का आगम होता है उसका नाम चागम व्यंजन संधि है, जब श का आगम होगा तो शागम व्यंजन संधि है, और जब स का आगम होगा तो सागम व्यंजन संधि है। चागम व्यंजन संधि का नियम क्या है? तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जो मैंने 2 निर्दिष्ट वर्ण बताए थे, याद रखना। प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण छ हो, मानी छ से शुरुआत हो। किसी पद की अंतिम वर्ण, अंतिम पद कोई ऐसा हो जिसके पहले छ आना चाहिए। तो ये छ हो, और छ हो तो ये जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो स्वर है और ये वाले जो छ है, इसके बीच में यहां पर क्या जुड़ जाएगा? च जुड़ जाएगा। अब देखो कैसे जुड़ता है, तो इसके बारे में आपको बात बताता हूं। मित्रों, ये स्व और छंद, प्लस का चिन्ह होगा। इस प्लस के चिन्ह को हटा करके ये नया शब्द आपको लिखना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखोगे? स्वच्छंद। अब देखो, आपसे कोई स्वच्छंद शब्द का संधि छेद पूछे तो स्व प्लस छंद होगा, और इसमें संधि पूछे कि कौन सी संधि है, तो वस्तुतः ये चागम व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? च का आगम होने वाली व्यंजन संधि है। लेकिन यदि परीक्षा में चागम नहीं दिया हुआ है तो आपको व्यंजन संधि करनी है, क्योंकि च एक व्यंजन है, स्वर रहित है, इसलिए व्यंजन है। इसलिए इन सभी शब्दों में व्यंजन संधि होगी। लेकिन व्यंजन संधि में पूछे कि कौन सी व्यंजन संधि है, तो ध्यान रखना ये कौन सी व्यंजन संधि है? चागम व्यंजन संधि है। तो चलिए मैं यहीं पर ये लिख देता हूं। देखो, स्व और छंद को जोड़ोगे तो स्वछंद, परि और छंद को परिछंद, वि और छेद को विच्छेद, मातृ छाया, लक्ष्मी छाया, भ्रातृ छवि, सब में च आ जाएगा। रदच्छेद, रद कहते हैं दांत को, दांत का नाम रद है। दंत और छेद दंतच्छेद, एक और छत्र एकछत्र, चंद्र छवि, आच्छादन, तरु छाया, वृक्ष छाया, प्र और छन प्रछन, अनु और छेद अनुच्छेद। मित्रों, अब हमें क्या करना है? इन सब की शुरू रेखा जो है मिला दीजिएगा। तो ये रही, देखो, स्व और छंद, परि और छंद, वि और छेद, मातृ छाया, लक्ष्मी छाया, भ्रातृ छवि, रदच्छेद, दंतच्छेद, एक छत्र, चंद्र छवि, आच्छादन ढका हुआ, तरु छाया, तरु की छाया, वृक्ष छाया, वृक्ष की छाया। प्रछन्न का अर्थ है गुप्त। जैसे आदि शंकराचार्य को प्रसन्न बोध कहा जाता है, प्रसन्न बोध कहा जाता है, प्रसन्न छिपा हुआ, और अनुच्छेद हम जानते हैं। तो इस प्रकार से ये कितने अच्छे शब्द हैं। लक्ष्मी और छाया, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी की छाया, मातृ छाया, माता की छाया, विच्छेद अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है। परिच्छन जो है, चारों ओर से कोई जो चीज है वो ढकी हुई है, परिच्छन है। परिच्छेद भी शब्द बनता है। परि और छेद को जोड़ दोगे तो बोलो क्या लाऊं बीच में? च लाऊं। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे जिनके बारे में हमने बात करी। आ और छादन, आच्छादन होता है। स्व और छंद मैंने लिख दिया होगा, पहला ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यदि आपको विच्छेद का संधि विच्छेद पूछे तो ध्यान रखना, वि और छेद का संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा? बोलो, वि और छेद होगा। और संधि का नाम पूछे तो व्यंजन संधि होगा। और व्यंजन संधि में कौन सी संधि है? तो ये चागम व्यंजन संधि है, क्योंकि इनके बीच में च का आगम हुआ है। तो ये था हमारा जो है चागम व्यंजन संधि। इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, आगे की जो आगम संधि है उसमें उसको हम कहते हैं शागम। प्रथम पद चागम जो था वो कब होता है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई ऐसा हो जिसके पहला वर्ण छ हो, तो बीच में च जुड़ता है, इसका नाम चागम हो गया। अब हम बात करेंगे आगे शागम की। तो चलिए बात करता हूं कि शागम कैसे होता है, शागम का क्या नियम है। बहुत सरल नियम है। आज हम आगम को पढ़ करके इस कक्षा को जो है वो आज के लिए विराम देंगे। इस कक्षा में कुछ मित्रों थोड़ा बहुत व्यवधान, किसी कारण बाहरी व्यवधान आने के कारण कुछ आपको जो है व्यवधान प्रतीत हो सकता है, उसको आप जो है अवॉइड करें। और चलिए, चागम की हमने बात कर ली, तो मैं इस चागम को कर लेता हूं इस तरह से। अब हम बात करेंगे शागम। और शागम का मतलब है
दो वर्णों के मध्य श का आगम हो जाता है, दो वर्णों के मध्य श जुड़ता है तो उसका नाम शागम है। और वो शागम कैसे बनता है, चलो हम बात करते हैं इसका नियम। शागम व्यंजन संधि का नियम क्या है, तो इस नियम की हम बात कर लेते हैं कि परि उपसर्ग होना चाहिए। ये ध्यान रखो, परि उपसर्ग ये बहुत जरूरी है। परि उपसर्ग के बाद यदि कार, कृत, करण, कर्ता, कृति, कारक, अथवा कर शब्दों में से किसी शब्द का योग हो तो परि तथा, परि उपसर्ग है हम जानते हैं, परि तथा इन शब्दों के मध्य ये श का आगम होता है और इसी का नाम जो है आगम होता है, इसी का नाम जो है वो क्या है बोलो, शागम व्यंजन संधि है। श व्यंजन है इसलिए शागम व्यंजन संधि हो गई। इसका यदि मैं संकेत सूत्र, यदि सूत्र के रूप में इस नियम को मैं आपके सामने रखूं तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो प्रथम पद परि होना चाहिए, ध्यान से देखो इसको, परि होना चाहिए और परि का योग किससे होना चाहिए, या तो कार से होना चाहिए या कृत से होना चाहिए, या तो फिर करण आ जाता हो या कर्ता आ जाता हो या कृति, कारक इत्यादि आ जाता हो। तो ये परि और इन शब्दों के मध्य जो है, इन शब्दों परि और इन शब्दों के मध्य बोलो किसका आगम हो जाता है, श का आगम हो जाता है। कैसे होता है चलो बात करते हैं इस बारे में। तो मित्रों जैसे मैंने एक शब्द लिखा परि प्लस कार, अब मैंने आपसे कहा कि परि और कार से शब्द क्या बनेगा, तो ये शब्द क्या बनेगा बोलो, परि है। हमारा नियम यही कह रहा है कि परि उपसर्ग के बाद यदि मानी पहला पद क्या होना चाहिए, परि, और उत्तर पद में क्या आ जाए, कार आ जाए, कृत, करण, कर्ता, कृति, कारक अथवा कर शब्दों का योग हो जाए, तो इन परि और इन शब्दों के मध्य क्या जुड़ जाता है, श। तो परि और कार को जोड़ोगे तो देखो यहां पर बीच में क्या जुड़ जाएगा, ये श, और ये शब्द क्या बना, परिष्कार। अब परिष्कार का यदि संधि विच्छेद पूछे तो परि और कार करना है। मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करता हूं कि कुछ पुस्तकों में परिकार का संधि विच्छेद, परिष्कार का संधि विच्छेद परि ही और कार मानी विसर्ग वाला दिया हुआ है, जो कि पूर्णतः गलत है। इसका कोई आधार नहीं बनता। पूरी हिंदी व्याकरण में परि ही इस प्रकार का कहीं भी कोई शब्द ही नहीं है। इस बात को आप लिख लीजिए। कई बार शुद्ध अशुद्ध में भी यह श दंते शकार आएगा कि कौन सा शब्द आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो परिष्कार, अब देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं परि, कार आ गया, कार के बहुत आगे बोलो क्या लिखा था मैंने, कृत, तो परि प्लस कृत। इसी तरह से कृत के बाद में क्या लिखा है बोलो, परि और करण। इसी प्रकार से परि और कर्ता, और उसके बाद में परि और कृति, परि और कृति, और परि और कारक, और परि और कर। ये कुछ शब्द थे मित्रों। हमारा नियम यह है कि परि उपसर्ग के बाद में ये कार, कृत, करण, कर्ता, कृति, कर इत्यादि आ जाए तो किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होगा, ये हमारी बात थी। मैंने परि और कार को जोड़ा तो मैंने आपको बताया कि ये क्या बनेगा, श। नहीं तो परि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है, नहीं कार में कोई परिवर्तन हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था कि आगम जो है वो मित्र की भांति होता है। नहीं तो परि को कोई डिस्टर्ब हुआ, नहीं कार को कोई डिस्टर्ब हुआ, बीच में श आ गया, और यही जो है आगम है। अभी किसका आगम हो रहा है साहब, श का। जब श का आगम होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, शागम व्यंजन संधि। तो ये देखो श आ गया, और इसी तरह से यहां पर बोलो क्या बनेगा, परि और कृत, बोलो क्या बनेगा, परिष्कृत। यहां पर क्या बनेगा, परिष्करण। ये जो है श आ गया, परिष्करण। ये जो है
यहां पर देखिएगा ये क्या बनेगा, परिष्कर्ता। दिख नहीं रहा होगा, कोई नहीं, चलिए हम ब्लैक से लिख देते हैं, परिष्कर्ता। ये श है यहां पर, ये श, यहां पर परिश और कृति, यहां पर परिश और कारक, यहां पर परिश और कारक। मित्रों अब इसको आप शिरो रेखा को मिला दो, कुल मिलाकर के बहुत सरल है, 7-8 शब्द है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, आपके जीवन में एक बार आप याद कर लो कि हमारे पास परि उपसर्ग होना चाहिए और ये वाले शब्द होना चाहिए। मानी परि उपसर्ग पहले होना चाहिए, इन परि उपसर्ग के साथ में कार, कृत, करण, कर्ता, कृति, कारक अथवा कर शब्द आ जाता है। अब देखो इसको आप बोलने का तरीका यही है, कार, कृत, करण, कर्ता, कृति, कारक और कर। मुझे आप कभी भी निद्रा से जगा के भी पूछोगे तो मैंने इसी क्रम से इसको स्मरण किया हुआ है, यही स्मरण आता है। तो ये मित्रों आपका जो था, इसमें श जुड़े 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 शब्दों को करके जाइएगा। परीक्षा में इसके बाहर आए तो आप, इसकी जिम्मेदारी मेरी है मित्रों, ये ध्यान रखना। अब परिष्कार का मतलब क्या है, जो चीज जो परिष्कार करने वाला, कोई चीज जो पूरी तरह से जो आपको श्रेष्ठ बनाती है वो परिष्कार है। परिष्कृत, जिसका परिष्करण हो गया है, भूतवाचक अर्थ है, और परिष्करण ये भाववाचक शब्द है। परिष्कर्ता, परिष्कार करने वाला, किसी चीज को विशुद्ध करने वाला जो है वो परिष्कर्ता है। परिष्कृति, फिर ये भाववाचक शब्द है। परिष्कारक, परिष्कार करने वाला, और परिष्कर, परिष्कार करने की जो क्रिया है वो परिष्कर है। इस प्रकार से ये आगम का मैंने आपको संधि के 4 अर्थ बताए। अभी हम संधि की परिभाषा की बात कर रहे हैं। एक तो विकार होता है, एक आदेश होता है, एक आगम और एक लोप होता है। तो इसमें हमने चागम पढ़ लिया था, च के बाद में स्वर के बाद में छ आता है तो च जुड़ता है। शागम पढ़ लिया कि परि उपसर्ग के बाद में इन शब्दों के आने से क्या जुड़ जाएगा, श जुड़ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सागम। कुछ नहीं करना है, ये परि जो उपसर्ग है यहां पर, इस परि की जगह मैं सम उपसर्ग कर दूंगा, शब्द यही रहेंगे। तो यहां से मैं परि हटा देता हूं और इधर मैं सागम कर देता हूं। देखो आप जो है, बहुत सरल तरीका है इसका, ये याद रखिएगा। यहां पर मित्रों अब हम देखो, ये स जिसको आप दंत्य स कहते हैं, मैंने यहां पर लिख दिया है कि सागम का मतलब है स का आगम। तो यहां पर ये सागम हो गया। अब देखो परि उपसर्ग था, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, सम उपसर्ग। सम उपसर्ग के बाद में शब्द यही रहेंगे। सम उपसर्ग के बाद में यदि सम उपसर्ग के बाद में यदि कार, कृत, करण, कर्ता, कृति, कारक अथवा कर, यही ये शब्द आएंगे, तो शब्दों में से किसी शब्द का योग हो, मानी सम उपसर्ग के साथ इन शब्दों का योग हो, तो परि की जगह यहां पर फिर सम कर दो। तो सम तथा इन शब्दों के मध्य, यहां पर मैंने श लिखा था, यहां पर क्या कर दोगे, स का आगम हो जाता है, और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया बोलो, क्या हो गया बोलो, सागम हो गया। मैंने यहां पर ये सूत्र दिया था, इसकी जगह कुछ नहीं करो, परि को हटा दो और सम कर दो, और ये वाला श जो है उसको हटा करके ये स कर दो। शागम और सागम, परि उपसर्ग आए तो श करना है, मूर्धन्य शकार, और सम आए तो स करना है। मित्रों इसका तरीका क्या है, ये शब्द मैं रहने देता हूं, अब मैं इधर जो है सम वाला लिख देता हूं। देखिए हमारे पास एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, सम और कार। अब सम और कार है तो हमें करना क्या चाहिए, इसमें 2 परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। देखिए सम में जो म है उसका तो आपको पहले अनुस्वार बनाना होगा। क्यों बनता है ये हम आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और म जो था उसका हमने अनुस्वार बना दिया, तो ये सम जो आप देख रहे हो, इस सम का ये सम बन गया, और सम और इन शब्द के मध्य क्या आ गया, स। सम और कार के मध्य क्या आ गया, ये सम है, ये कार है, इस सम और कार के मध्य स आ गया, तो ये शब्द क्या बना बोलो, संस्कार। और संस्कार का आपको कोई भी संधि विच्छेद पूछे तो सम और स्कार मत करना, कार होता है। कौन सी संधि है कि व्यंजन संधि है। संस्कार में कौन सी संधि है कि व्यंजन संधि है। कौन सी व्यंजन संधि है कि सागम, माने स का आगम होने वाली संधि है, ये संस्कार शब्द बना। इसी प्रकार से सम उपसर्ग के बाद में देखो, कार के बाद में कृत शब्द आया है, तो ये कृत शब्द हुआ। म का अनुस्वार बना दो और ये बीच में स जुड़ जाएगा, स जो हलंत होता है, और ये शब्द बना संस्कृत। संस्कृत का संधि पूछे तो सम और कृत कीजिएगा, और
अब संस्कृत का अर्थ आप सभी जानते हैं, जो सम्यक रूप से जो परिशुद्ध हो गई है, सम्यक रूप से जिसका परिष्करण हो गया है, जो परिशुद्ध है, जो परिमार्जित है, जो परिनिष्ठित है, ऐसी भाषा जो संस्कारवान हो गई है, उसका हो गई है, कृत है। जिसे परिष्कृत मैंने भूतकाल अर्थ बताया था, वैसी संस्कृत है। संधि विच्छेद पूछे तो सम और कृत है मित्रों। इसी प्रकार से सम के बाद में देखो ये कार हो गया, कृत ये करण। चलो ये बहुत बार, ये अभी सेकंड गेट में पूछा गया था, जो अभी सेकंड गेट परीक्षा हुई है। सम और करण को जोड़ोगे तो ये म जो है उसका अनुस्वार कर दोगे, आगे स कर दोगे, और करण संस्करण, इसको बोलते वक्त हम संस्करण बोल देते हैं, वैसे इसका विशुद्ध रूप से उच्चारण जो है, कोई सुनना चाहे तो मेरे ध्यान से सुनिएगा, संस्करण। जैसे संस्कृत, कुछ लोग तो हैंस्कृत बोलते हैं इसको, कुछ लोग संस्कृत बोलते हैं। इसका विशुद्ध रूप से यदि आपको उच्चारण करना है तो संस्कृत कीजिएगा। इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति है, क्योंकि एक भाषा के विद्यार्थी, भाषा के अध्यापक के लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम शब्दों को जब बोलते हैं, जब उच्चारित करते हैं, तब विशुद्ध रूप से हम उसका उच्चारण करें। तो मित्रों, सम और कार का संस्कार, सम और कृत से संस्कृत, इन सब में स हो रहा है, इसलिए हमारी आज की जो तीसरी संधि है वो पढ़ रहा हूं मैं, सागम। मित्रों, सम और कर्ण से संस्करण बनेगा। आगे क्या आ रहा है बोलो, कर्ता आ रहा है। तो सम उत्सर्ग के बाद में ये देखिएगा सम है और ये कर्ता है। पहला काम तो कर दो कि म, जो सम वाला म है उसको अनुस्वार कर दो, इसके बीच में स जोड़ दो। संस्कृता का मतलब है संस्कार, संस्करण करने वाला, जो संस्कार करने वाला है वो संस्कृता है। बहुत अच्छे शब्द हैं। सम के बाद में ये कृति, भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, म का पहले अनुस्वार कीजिएगा, इसको हम अनुस्वार कहते हैं हिंदी में। यहां म का अनुस्वार करने के बाद में कृति आया, तो सम के बाद में कृति आ रहा है, तो ये स हमारा शब्द बन जाएगा। और ये शब्द क्या बन जाएगा बोलो, संस्कृति बन जाएगा। और संस्कृति भाववाचक शब्द है, ये भी ध्यान रखना। सम और कारक को जोड़ दो तो ये शब्द क्या बन जाएगा बोलो, संस्कारक बन जाएगा। मित्रों, ये आज की हमारी कक्षा थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि संधि का अर्थ दो निर्दिष्ट वर्ण है, और निर्दिष्ट वर्ण का अर्थ है पहले पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। वो दो निर्दिष्ट वर्ण जब मिलते हैं तो मिलने से उनमें विकार हो सकता है, उसमें आदेश या आगम या लोप, उनमें से कोई भी एक प्रक्रिया होती है, उसे हम संधि कहते हैं। जो पुस्तकों में या जो शिक्षक ये बताते हैं कि विकार ही संधि है, नहीं, विकार संधि है, इसमें गलती नहीं है, लेकिन विकार के साथ में आगम भी जोड़िएगा। और कल की जो कक्षा होने वाली है वो आपकी आंखें खोल देगी कि लोप किस प्रकार से हमारी भाषा में, लोप, व्यंजन लोप जो संधि है वो किस प्रकार से हमारी भाषा में, कितने गलत शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, किस प्रकार से वो होगी, उसके बारे में बात करेंगे। आगम में मैंने आपको 3 भेद बताए, जिनमें च का आगम होता है तो याद कीजिएगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर था, अंतिम पद का प्रथम वर्ण छ था, तो बीच में च जुड़ रहा था। शागम कहां होता है, परि उपसर्ग के बाद में कार, कृत, करण, कर्ता, कृति, कारक, कर शब्द आए तो श जुड़ जाता है। और सागम कहां पर होता है कि सम उपसर्ग के बाद में यही शब्द जो आपके सामने अभी लिखे हैं ये आ जाता है तो स हो जाता है। इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि सम का जो म है उसका हमें अनुस्वार करना चाहिए। संस्कार, संस्कृत, संस्करण, संस्कृता, संस्कृति और संस्कार। मैंने आज की इस कक्षा के अंदर कम से कम आपको 50 से 60 शब्दों के बीच में संधि बताई। मैं उम्मीद करता हूं इन शब्दों का बार बार आप अभ्यास करेंगे, विशुद्ध रूप से लिखना शुरू करेंगे। और जो ये परंपरा चल पड़ी है कि परि ही और कृत से परिष्कृत बनाने की, ये जो परंपरा जो चल पड़ी है, इससे मेरा विद्यार्थी और युवा वर्ग बच जाए, ये गलत है। इस प्रकार से हमें ये समझना था, केवल विकार संधि नहीं है, आगम जुड़ना भी संधि है। और किस तरह से जो होता है उसके बारे में हमने बात करी। इसको बहुत हृदयंगम कीजिएगा। कल मैं आपके सामने फिर से आऊंगा न लोप व्यंजन संधि लेकर के, जो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तब तक के लिए नमस्ते।